हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम कवर करेंगे रिमेनिंग सम। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अगर आपने अभी तक जयेश सर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यूट्यूब पे जाइए, जयेश राज को सर्च कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पे लगातार इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था, आज बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट ए कैन सॉल्व 3 एग्जाम्पल आउट ऑफ 5 एंड बी कैन सॉल्व 4 एग्जाम्पल आउट ऑफ 7. An example is given to both of them to solve independently. Find the probability that first, the example remain unsolved. Second, the example is solved. Third, only one of them solve the example. क्वेश्चन समझो क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है, एक पर्सन मिस्टर ए, वो अगर आप उसे कोई एग्जाम्पल देते हो तो जो भी आपने एग्जाम्पल दिया तो उसने बोला कि ये पर्सन फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट ए कैन सॉल्व 3 एग्जाम्पल आउट ऑफ 5 एग्जाम्पल गिवन टू हिम। मतलब मुझे अगर मैं इसे 5 क्वेश्चन देता हूं सॉल्व करने का तो 3 तो कम से कम सॉल्व कर ही लेता है। इधर कम से कम वर्ड यूज नहीं किया, ही कैन सॉल्व 3 ओनली, बराबर है। अब दूसरा दिया है, पार्टनर बी करके कोई पर्सन है, उसको कितने एग्जाम्पल वो सॉल्व कर सकता है? 4 एग्जाम्पल सॉल्व कर सकता है अगर उसे हमने 7 एग्जाम्पल्स दिए तो सर ये क्या बोलना चाह रहा है? मैं बोला ये प्रोबेबिलिटी है। अगर 5 टोटल है तो 5 में से कितना सॉल्व हो रहा है? 3। 7 टोटल है तो उसमें कितना सॉल्व हो रहा है? 4। तो यहाँ पे 2 पर्सन तो मैं लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी फॉर ए, पर्सन ए का प्रोबेबिलिटी कितना है? 3 5 में से, और ये सॉल्व होगा, वो सॉल्व करेगा, बराबर है। एंड प्रोबेबिलिटी फॉर बी क्या आएगा? 4 आउट ऑफ 7, ये भी सॉल्व करता है, बराबर है। अगर ये लोग सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी मुझे मालूम है तो सॉल्व नहीं करने का प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगा? आई कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तो उल्टा करता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर ए विच इज इक्वल टू 1 माइनस 3 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। डिनोमिनेटर सेम किया, 5 में से 3 माइनस किया 2, तो ये क्या आया? प्रोबेबिलिटी फॉर ए कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है? नॉट सॉल्व। ये सॉल्व हो रहा है, ये नहीं सॉल्व हो रहा है। अरे समझा? वैसे यहां पे भी आ जाएगा प्रोबेबिलिटी फॉर बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर बी, बोले तो 1 माइनस 4 अपॉन 7, देयरफॉर 3 अपॉन 7। ये क्या आया? नॉट सॉल्व या तो अनसॉल्व। प्रोबेबिलिटी फॉर बी कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आ गया क्या? अरे क्लियर है? चलिए ठीक है। सर आपने ये क्यों फाइंड किया? मतलब ऐसे मन क्या कर दिया? क्यों? क्योंकि इसके बाद का जो चीज पूछा है वो यही पूछा है। क्या पूछा है? क्वेश्चन में बोला गया है द एग्जाम्पल रिमेन अनसॉल्व। तो भाई एग्जाम्पल रिमेन अनसॉल्व ये एंड ये, मतलब मैंने ए को भी एक काम दिया है, बी को भी एक काम दिया, दोनों अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, ऐसा बोला भी है क्वेश्चन में। ए को एक एग्जाम्पल दिया, इसको एक सॉल्व करने के दिया, भाई इसको 5 एग्जाम्पल, इसने सॉल्व ही नहीं किया, इसको दिया, इसने भी सॉल्व नहीं किया, तो नहीं सॉल्व किया उसके चांसेस कितने? 2 आउट ऑफ 5। नहीं सॉल्व किया, इसने कितने चांसेस? 3 आउट ऑफ 7। तो मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी फॉर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सर कॉम्प्लीमेंट ए ने नहीं सॉल्व किया एंड बी ने भी नहीं सॉल्व किया, अनसॉल्व होने वाला है। तो ए अगर सॉल्व है तो कॉम्प्लीमेंट नॉट सॉल्व है, बी अगर सॉल्व है तो कॉम्प्लीमेंट नॉट सॉल्व है। समझा ना? तो मुझे क्या फाइंड करना है? ये। और कल ही मैंने बताया इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो आई कैन से प्रोबेबिलिटी फॉर ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी फॉर बी कॉम्प्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी फॉर ए कॉम्प्लीमेंट कितना है? 2 अपॉन 5। बी कॉम्प्लीमेंट कितना है? 3 अपॉन 7। बेबी को बेस पसंद आता है लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है तो डायरेक्टली हो जाएगा 6 अपॉन 35। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी फॉर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, नॉट सॉल्व। बात समझ में आ गया? आंसर समझा है? अरे हाँ या नहीं?
आंसर क्लियर। सेकेंड वन में क्या बोला है, एग्जाम्पल इज सॉल्व। सर डायरेक्ट कर दो ना, ये नहीं सॉल्व हुआ है तो इसका उल्टा क्या रहेगा, सॉल्व हो गया है, बराबर है। तो इसका आप उल्टा कर दो, आई कैन से प्रोबेबिलिटी फॉर ए यूनियन बी। सॉल्व के लिए मैं क्या करूंगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ अरे समझा क्या किया मैंने, ये मालूम था ना, ये नॉट सॉल्व है ना, कॉम्प्लीमेंट अनसॉल्व, इसका उल्टा करना है मतलब 1 माइनस करना है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का आंसर है 6/35। तो यहां पे आएगा 35 माइनस 6/35। ये समझा क्या हुआ, डिनोमिनेटर इक्वल किया, 35 में से 6 चले जाएगा तो 29/35। अरे बात समझ में आ गया, समझा, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया थर्ड वन, ओनली 1% सॉल्व द एग्जाम्पल। ओनली 1 का मतलब है अगर ए सॉल्व करता है तो बी नहीं सॉल्व करना चाहिए, और अगर बी सॉल्व करता है तो ए सॉल्व नहीं करना चाहिए। ये समझा, ये वहां पे स्पेसिफाई किया है ओनली 1%। अगर ए सॉल्व करता है, ए सॉल्व करता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हाँ या नहीं, ए सॉल्व करेगा तो बी सॉल्व नहीं करेगा, क्लियर। ए सॉल्व करता है तो बी सॉल्व नहीं करेगा, ए सॉल्व करेगा बट बी सॉल्व करेगा क्या, नहीं। और मतलब प्लस, बराबर, बी सॉल्व करेगा, बी सॉल्व करेगा, प्रोबेबिलिटी फॉर बी, जब बी सॉल्व करेगा तो ए सॉल्व करेगा क्या, समझा, ये समझ में आ गया, पक्का समझा है 100%। अब आप देख सकते हो इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, तो आई कैन से प्रोबेबिलिटी फॉर ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, और प्रोबेबिलिटी फॉर बी इंटू प्रोबेबिलिटी फॉर ए कॉम्प्लीमेंट। अरे ये समझ में आ गया, क्लियर है। अब ये सारी चीजें आपके पास है, यही मैं लिखने वाला था भाई, इधर कुछ कॉमन निकालो और फॉर्मूला बना दो, बट अभी यहाँ पे ए मालूम है मुझे 3/5 इंटू बी कॉम्प्लीमेंट कितना है, देखो बी कॉम्प्लीमेंट है 3/7 प्लस बी कितना है, बी है 4/7 इंटू ए कॉम्प्लीमेंट कितना है 2/5। क्लियर, कुछ कैंसलेशन हो रहा है क्या, नहीं सर कुछ नहीं होगा। 9/35 प्लस 8/35, 9 प्लस 17/35, 17 के टेबल में 35 जाता है क्या, देखो नहीं जाता है, तो फिर जैसा है वैसे ही अपना आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी फॉर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन प्रोबेबिलिटी फॉर बी कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है। अरे समझा क्या किया, यूनियन क्यों डाला, और के वजह से, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड यूज किया जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए जरा ध्यान से। द ऑड्स आर 3-2 अगेंस्ट अ पर्सन ए लिविंग टिल 70 years old and whose age now is 50 years। सर ये क्या बोला, समझा नहीं। अभी ऑड को मैं थोड़ा सा इंग्लिश जो वर्ड है उसको नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ता हूं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3-2 against a person living is 70 year old and whose age now is 50 years। और मतलब जिंदा और मरने का प्रोबेबिलिटी, एक इंसान को जीना और मरने का जो पॉसिबिलिटीज है वो दिया, और मतलब पॉसिबिलिटीज होता है। तो उसने क्या बोला है, 3-2 का मतलब है 3 में से 2 चांसेस है वो जिंदा रहने वाला है, तो 3 बार तो मरने वाला है, मतलब टोटल कितने चांसेस है, 5 में से 3 बार वो मर सकता है और 2 बार क्या रह सकता है, जिंदा रह सकता है। तो जिंदा रहने के चांसेस कितने हैं, 2/5, और मरने के चांसेस कितने हैं, 3/5। कौन से एज में, प्रेजेंट एज में। देखो वहां पे दिया है 70 साल तक अगर बंदे को जीना है
70 साल तक अगर बच्चे को जीना है तो आज प्रेजेंट जो उसका एज है वो 50 है। 50 से 70 के बीच में ये जो उम्र है, इस बीच में इंसान के जीने की पॉसिबिलिटीज दी गई है। मतलब इस बीच में कितना एज आ रहा है? 20 साल। तो 20 साल 50 से 70 के बीच में अगर आपको जिंदा रहेगा तो उसकी पॉसिबिलिटीज है कि भाई 3 बार आप जिंदा रह सकते हो, 2 चांसेस है कि आप मर सकते हो। अरे बात समझा? 3 टाइम्स आप क्या कर सकते हो भाई? 3 टाइम्स हम लोग जिंदा नहीं रहने वाले, तो 2 टाइम हम लोग जिंदा रहने वाले। एंड सो ऑन 3:2 दिया हुआ है। 3:2 का मतलब क्या हुआ? 3 टाइम्स अगर वो मरेगा तो 2 टाइम्स चांसेस है वो जिंदा रहेगा। क्लियर हुआ? पक्का समझा? वापस एक बार पढ़ता हूं, जरा ध्यान देना। एक बंदा है जिसका प्रेजेंट एज 50 है। इसको मैं ले लेता हूं पर्सन ए, बराबर है। 70 ईयर्स तक जिंदा रहने का एज टिल ही इज अलाइव, विच इज 7 पॉसिबिलिटीज। कितना है पॉसिबिलिटीज? 3:2। 3:2 का मतलब क्या है? 3:2 का मतलब 3 टाइम्स डेथ, 2 टाइम्स अलाइव। ठीक है, तो 50 से 70 के बीच में कितने एज का गैप है? 20 का। तो प्रोबेबिलिटी फॉर ए टू बी अलाइव till 20 years will be, probability for A will be 2 out of 5। जिंदा रहने के चांसेस 20 साल में जिंदा रहने के चांसेस कितने? 2। कितने में से? 5 में से। अरे ये समझा? क्लियर? वैसा ही और एक एग्जाम्पल दिया है आगे। क्या दिया है जरा देखो। आगे दिया है द ऑड्स आर 3-4 इन फेवर ऑफ पर्सन बी लिविंग टिल 60 years of age and whose age now is 40 years। 60 साल का है, 60 साल तक जीना है, आज उसका प्रेजेंट एज 40 है, तो इसमें भी एज 20 का ही डिफरेंस आ रहा है, बराबर है। अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि भाई इसके पॉसिबिलिटीज कितने? तो इसके पॉसिबिलिटीज 3 है आउट ऑफ 4 इन द फेवर ऑफ अ पर्सन। 3 आउट ऑफ 4 इन अ फेवर ऑफ पर्सन, मतलब 3 बार मरेगा, 4 बार जिंदा रहेगा, ऐसा है? नहीं, 3 बार जिंदा रहेगा आउट ऑफ 4 इन फेवर। पढ़ो, वहां पे ऐसा लैंग्वेज यूज किया है। 3-4 का मतलब है 3 टाइम्स ही विल बी अलाइव आउट ऑफ 4 चांसेस। समझ में आ गया? फर्क समझा यहाँ पे? तो यहाँ पे पर्सन बी की बात अगर मैं करता हूं, पर्सन बी की बात करता हूं, तो इसके बारे में क्या बोला है? 3:4। 3 टाइम्स वो क्या रहेगा और 4 टाइम्स वो क्या हो सकता है? जो भी एज गैप रहेगा 20 साल की उम्र में। तो अब मैं डायरेक्टली लिखता हूं प्रोबेबिलिटी फॉर बी विल बी 3 आउट ऑफ 7 फॉर बीइंग अलाइव। जिंदा रहने वाला ही चीजें में फाइंड करो ना प्रोबेबिलिटी। तो अगर ये जिंदा है तो इसका ऑपोजिट मरेगा। 5 में से 2 चला गया तो 3 बार होगा, 7 में से 3 गया तो 4 ही आने वाला है। तो कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड करना पड़ा तो ऐसे फाइंड कर सकते हो। बात समझा? अब मैंने ये जो प्रोबेबिलिटी फाइंड किया है ए का और बी का, क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में मुझे पूछा गया है व्हाट इज द चांसेस दैट एटलीस्ट वन ऑफ दिस पर्सन विल सर्वाइव फॉर 20 years। एटलीस्ट एक बंदा जिंदा रहना चाहिए, मतलब आई कैन से प्रोबेबिलिटी फॉर ए और बी पूछा गया है। ए जिंदा रहेगा और बी जिंदा रहेगा, एटलीस्ट 1। तो यहां पे अपने को ए यूनियन बी फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला तो आपको मालूम है, प्रोबेबिलिटी फॉर ए यूनियन मतलब प्लस होता है प्रोबेबिलिटी फॉर ए प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर बी माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन तो हो सकता है, कुछ ना कुछ जिंदा रहना, तो कॉमन तो दोनों भी जिंदा हो सकते हैं, तो कॉमन तो रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप फाइंड करोगे प्रोबेबिलिटी फॉर ए मालूम है क्या? हाँ सर, प्रोबेबिलिटी फॉर ए मालूम है, प्लस बी मालूम है, माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर ए इंटरसेक्शन बी कैसे मिलेगा? प्रोबेबिलिटी फॉर ए इंटू प्रोबेबिलिटी फॉर बी। एंड है तो मल्टीप्लाई होता है ना। अरे समझा?
दैट इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 14 प्लस 15 अपॉन 35 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर ए 2 अपॉन 5 इधर 3 अपॉन 7। अरे समझा, विच इज इक्वल टू यहाँ पे 29 अपॉन 35 माइनस 6 अपॉन 35। बेस सेम है, 29 में से 6 चले जाएगा 23 अपॉन 35। प्रोबेबिलिटी फॉर ए यूनियन। क्लियर हो गया सब? स्टार्ट कर दे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते क्या दिया है। इन अ क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स 40 पास इन इकोनॉमिक्स, 50 पास इन अकाउंटेंसी। अरे बाप रे, अकाउंट में ज्यादा पास हो गए। एंड 30 पास इन बोथ। देखो किसी का ध्यान बहुत ज्यादा लगता रहेगा इधर। What is the probability that the student selected at a random has passed in both subjects, passed in at least one subject, failed in both subjects, passed in only one subject? अब इस चीज को करने के लिए ना, एक 12th स्टैंडर्ड में आपने वेन डायग्राम जैसा अगर मैथ्स लिया रहेगा तो किया रहेगा। अब मैं वही चीज में प्रेजेंट कर रहा हूं जिससे अपने वो सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ये क्लासरूम है, तो इस क्लासरूम में कितने बच्चे हैं बोलो जरा। इसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। 120 बच्चे इस क्लास में। अभी मैं 120 लिख रहा नहीं हूं, अज्यूम करेंगे इसमें 120 बच्चे लोग बैठे। अब 120 बच्चे में से 40 बच्चे पास होने वाले हैं इकोनॉमिक्स में और 50 बच्चे पास होने वाले हैं अकाउंट्स में। बराबर है? तो एक सर्कल लेता हूं जो कि होगा इकोनॉमिक्स के लिए। ये मैंने लिया इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए। इसमें कितने बच्चे पास हो रहे हैं? 40। और एक सर्कल ले रहा हूं अकाउंट्स के लिए, बट मैं इसे इंटरसेक्ट कर रहा हूं। सर क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों में भी पास होने वाले बच्चे दिए। देखते हैं कितना दिया है। तो 40 बच्चे पास हो रहे इकोनॉमिक्स में, 50 बच्चे पास हो रहे अकाउंट, और 30 बच्चे पास हो रहे दोनों में। मतलब 40 और 50 के अंदर एक कॉमन नंबर है। तो थोड़ा सा सोचने की बात है। अगर ये सर्कल नहीं है, ये लाइन नहीं है, तो इधर 30 तो है। इस सर्कल में टोटल स्ट्रेंथ कितना है? 40 का। 40 में से 30 इधर आए तो ये बाहर कितने आएंगे? तो ये 10 कौन है? सिर्फ इकोनॉमिक्स से पास हुए, क्योंकि यहां पे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स दोनों पास हुए। तो ये जो बच गया वो सर्कल किसका था? खाली इकोनॉमिक्स का। तो खाली इकोनॉमिक्स में कितने पास हुए? 30, सॉरी 10, और दोनों मिला के टोटल कितने पास हुए? 40। बात समझा? तो सर इधर भी ऐसा ही कुछ होगा। 30 है तो यहाँ पे 20 पास होंगे। अरे बात समझा? तो टोटल कितने बच्चे पास हुए? 60। 10, मैंने टोटल पूछा कितने पास हुए? 10 और 40 और 20, 60। तो अगर 120 बच्चे हैं तो 120 में से सिर्फ 60 बच्चे पास हुए। तो फेल जो है वो कितने? तो ये जो बाहर बचे हुए वो सब फेल है, क्योंकि ये पास वाले इकोनॉमिक्स में पास, अकाउंट्स में पास वाला सर्कल है। तो जो बाहर का एरिया बचा वो किसके लिए? फेल। समझ में आ गया क्या? तो सारे कैलकुलेशंस हो गए अभी आपके, इसमें सारे कैलकुलेशन हो गए। लेकिन अगर ये वेन डायग्राम नहीं बनता तो अपन कैसे सॉल्व करते? तो इसके लिए अपने को स्टेटमेंट यूज करना, प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यूज करना पड़ता। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पहला पूछा है पास इन बोथ द सब्जेक्ट। पास इन बोथ द सब्जेक्ट का मतलब क्या है? अब भाई अकाउंट्स में भी पास होने चाहिए एंड इकोनॉमिक्स में भी पास होने चाहिए। मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी फॉर ए, अब यहाँ पे ए तो नहीं यूज किया मैंने, ई यूज किया है। ई एंड ए फाइंड करना है, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। तो एंड मतलब कॉमन ना, कितना है? 30। कितने में से? 120 में से। प्रोबेबिलिटी गांव वाले आएंगे ना, यूनिवर्सल सेट। अरे बात समझा? क्लियर है? तो यहां पे आंसर आ जाएगा 0 0 कैंसल, 4 हो जाएगा 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड ए, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी का पॉसिबिलिटी। समझ में आ गया? अब ये पहला हमने फाइंड किया, क्या? पास इन बोथ द सब्जेक्ट। बोथ द सब्जेक्ट का आंसर आया। नेक्स्ट पूछा है पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने चाहिए। कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने चाहिए। एटलीस्ट वन वर्ड यूज किया वहां पे, हाँ या नहीं? एक भी चलेगा, दो भी चलेगा, हाँ या नहीं? तो अपने को क्वेश्चन में 2 सब्जेक्ट में पास वाले मालूम है,
मतलब वो क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, प्रोबेबिलिटी फॉर ई और ए, एटलीस्ट वन ना, या तो इकोनॉमिक्स या तो अकाउंट्स, या मींस और, तो इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी फॉर ई प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर ए माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर ई इंटरसेक्शन ए। अरे समझा? तो जरा बताओ इकोनॉमिक्स में सिर्फ पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सिर्फ इकोनॉमिक्स में पास होने की पॉसिबिलिटीज 10 बराबर है, सिर्फ अकाउंट में पास होने की पॉसिबिलिटीज और दोनों में पास होने की पॉसिबिलिटीज 30। अरे ये समझा? तो इसका पॉसिबिलिटीज कितना आएगा, 10 आउट ऑफ 120 प्लस 20 आउट ऑफ 120 माइनस 30 आउट ऑफ 120। समझा क्या किया? चलिए ठीक है, तो ये हो गया 30 अपॉन 120 माइनस 30 अपॉन 120। क्लियर है? इधर गड़बड़ किया आपने, इधर 40 स्टूडेंट्स का पासिंग पॉसिबिलिटी दिया ना, खाली अकाउंट और ये देखो 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 क्वेश्चन में लिख के दिया है ना, फिर बाद में कॉमन माइनस करेंगे ना अपन, एटलीस्ट 1 मिल जाएगा। क्वेश्चन में दिया देखो खाली इकोनॉमिक से पास होने के 40 चांसेस है, खाली अकाउंट से पास होने के 50 स्टूडेंट है और दोनों में 30 है, तो यहाँ पे आएगा 90 अपॉन 120, तो 90 में से 30 जाएगा, यहाँ पे 60 अपॉन 120 विच इज हाफ। तो दोनों में पास होने के पॉसिबिलिटीज ई और ए कितना है, 1/2। समझाइए? चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या दिया है, फेलिंग इन बोथ द सब्जेक्ट। भाई दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने लोग हैं जरा बताओ, आपके पास है डायग्राम में 60, वेन डायग्राम बना है ना, तो वेन डायग्राम में फेलिंग इन बोथ द सब्जेक्ट मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर ई कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट which is equals to probability of sample space, or you can say number of S minus probability for क्या लोग है पूरा, कितने 60 अपॉन ये ना, अरे हाँ, तो ये प्रोबेबिलिटी फॉर E यूनियन A दैट इज सैंपल स्पेस के लिए पॉसिबिलिटीज कितना है, अपॉन 20। नहीं समझा तुमको क्या बोला मैंने? हाँ बोलो। 1 ना, सैंपल स्पेस का पॉसिबिलिटीज 1 ही है, 120 अपॉन 120 कितना आएगा, एस कितना है 120 है ना, 120 अपॉन 120 एक ही आएगा ना, माइनस 1/2। एक में से आधा जाएगा तो इसका चांसेस है आधा ही ना, क्योंकि देखो 60 मतलब कितना आएगा, हाफ, क्योंकि 120 का हाफ है ना वो, तो फेल होने के चांसेस कितने हैं, हाफ ही है, पास होने के चांसेस हाफ है, आधा आधा है। ये पास हुआ तो इसका फेल उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, तो एन ऑफ एस मतलब 1 माइनस करते हो ना, इंटरसेक्शन का उल्टा क्या होता है, यूनियन। कॉम्प्लीमेंट है ना, तो यूनियन आएगा ना, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का उल्टा है तो 1 माइनस किया। समझाइए? क्लियर? और एक चीज पूछा उधर, क्या पूछा है देखो, पास इन ओनली 1 सब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान देना, पास इन 1 सब्जेक्ट, थोड़ा सा आपको अलग लगेगा ये, इसलिए ध्यान देना। पास इन 1 सब्जेक्ट का मतलब अगर वो इकोनॉमिक्स में पास है तो अकाउंट्स में फेल, और अगर वो इकोनॉमिक्स में फेल है तो अकाउंट्स में पास है। ऐसा सम किया आपने, तो प्रोबेबिलिटी फॉर ई इंटरसेक्शन ए और प्रोबेबिलिटी फॉर ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, अभी ये भी आपने किया है। क्लियर? अब ये करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मुझे इकोनॉमिक्स चाहिए यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी फॉर ई माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर ई इंटरसेक्शन है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, या तो फिर भाई इंटरसेक्शन है तो आप कॉम्प्लीमेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, 1 इन द सेम। और यहां पे क्या चाहिए, अकाउंट से पास चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी फॉर ए माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर ई इंटरसेक्शन ए। हाँ बोलो, आप क्या बोल रहे, बोलो। मैंने क्या लिखा, मुझे किस में पास चाहिए, तो ये कॉमन क्या लिया था आपने, देखो कॉमन निकाल दो ना उसमें से, सिर्फ इकोनॉमिक्स में पास चाहिए ना, जैसे यहां पे क्या किया था आपने, टोटल इकोनॉमिक्स में 40 है इकोनॉमिक्स से पास होने का, उसमें से कॉमन निकाल दिया तो क्या मिला, खाली इकोनॉमिक्स में पास, 2 सब्जेक्ट में पास नहीं, इंटरसेक्शन है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ओनली 1 सब्जेक्ट,
ओनली वन सब्जेक्ट मतलब ये बंदा जो 10 बंदा है वो किसमें पास है? सिर्फ इकोनॉमिक्स में। ये किसमें पास है? सिर्फ। तो ये प्रोबेबिलिटी फॉर ए है, उसमें से आपने क्या निकाला है? इंटरसेक्शन निकाला है। कौन सा? प्रोबेबिलिटी फॉर ई इंटरसेक्शन ए निकाला है ना, तो मैंने वही किया। इकोनॉमिक्स से पास है तो इंटरसेक्शन निकालो, अकाउंट से पास है तो इंटरसेक्शन निकालो, इकोनॉमिक्स पास है इंटरसेक्शन निकालो, अकाउंट से पास है इंटरसेक्शन निकालो, तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लिखा। या तो फिर आप क्या कर सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट करोगे। ए कॉम्प्लीमेंट जैसे यहां पे ए कितना है तो प्रोबेबिलिटी फॉर ए कितना है? 50/120। फिर प्रोबेबिलिटी फॉर ए कॉम्प्लीमेंट कैसे करोगे? 120 माइनस 50/120 और फिर उसका वैल्यू निकालोगे, अभी माइनस करोगे, बस वही बात है। तो अपन इतना इन डिटेल नहीं कर रहे, अपन सिंपल अपने पास वेन डायग्राम है तो उसी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी फॉर ई का प्रोबेबिलिटी आपने देखा कितना है? 40/120 और इंटरसेक्शन का कितना है? 30/120 मतलब 1/4 ना। प्लस यहां पे आएगा ए का पॉसिबिलिटीज कितना है? 50/120 माइनस 30/120। डिनोमिनेटर सेम है तो 10/120, देखो आया 10/120 और इधर 20/120 आया ना, एक ही सब्जेक्ट, बेस सेम है मतलब टोटल यहां पे आएगा 30/120। समझ में आ गया? चलिए कंप्लीट कीजिए। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 7, देखते क्या दिया है। अ सर्टेन टी प्रोड्यूसिंग कंपनी while introducing a new brand of tea carried out a market research analysis with the following result। आप देख सकते हो मेल फीमेल और टोटल दिया है। नंबर ऑफ कस्टमर हु प्रेफर ब्रांड, डू नॉट प्रेफर ब्रांड, आर न्यूट्रल और उसका टोटल दिया है। क्वेश्चन समझो क्या दिया है। क्वेश्चन के अंदर ना अभी जैसे मैं आप लोगों के सामने ना मैं सोचा नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, तो प्रोडक्ट के अंदर एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, एक नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है और एक दोनों है, जिसको जो सिलेक्ट करने का ले सकता है। तो दो टाइप के पर्सन है, मेल फीमेल। तो एक मेल फीमेल का कैटेगरी है, वो बोला भाई मेरे को तो ब्रांडेड ही यूज करने का। दूसरा मेल कैटेगरी है, नहीं भाई मुझे कोई ब्रांडेड नहीं चाहिए, कैसा मिला मैं ले लूंगा। और एक तीसरा कैटेगरी है, वो न्यूट्रल है, जो मिलेगा वो ले लेगा। वैसे सेम विद द फीमेल दिया है, मतलब अपने को इधर प्रोबेबिलिटी मेल फीमेल का ब्रांड में कितना है, अनब्रांड में कितना है, न्यूट्रल कितना, ये क्वेश्चन में पहले से दे दिया है। अब करना क्या है? पहला पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कस्टमर सिलेक्टेड एट रैंडम। कस्टमर सिलेक्ट करना है। अब कस्टमर में मेल फीमेल दोनों आता है, बराबर है, तो अपने को एक कस्टमर सिलेक्ट करना है रैंडम फ्रॉम द ग्रुप ऑफ फीमेल। फ्रॉम दिस ग्रुप इज अ फीमेल नॉट प्रेफरिंग द ब्रांड, मतलब टोटल कस्टमर है मेरे पास, उसमें से एक ग्रुप फीमेल का अपन ने सिलेक्ट किया है और वो ऐसा ग्रुप है जिनको ब्रांड पसंद नहीं है। तो देखो आपके क्वेश्चन के हिसाब से कि जिनको ब्रांड पसंद नहीं वो कितने हैं, जरा देखो। तो फीमेल में जाओ और डू नॉट प्रेफर ब्रांड में कितने लोग दिखे? 150 है ना, बराबर है। तो आई कैन से प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जाम्पल इवेंट ए है, तो प्रोबेबिलिटी फॉर ए विल बी एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो कितने फीमेल है जिनको ब्रांड पसंद नहीं है? कितने में से? 1000 में से। सर 1000 कहां है? तो देखो टोटल एट द एंड दिख रहा रहेगा आपको, लास्ट में टोटल दिख रहा है ना, 600 और 400 मेल फीमेल दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितने? 1000। तो 1000 में से अपन ने एक पर्सन को सिलेक्ट किया है और वो है फीमेल जिनको ब्रांड पसंद नहीं है। तो जिनको ब्रांड पसंद नहीं है वो कितने? 150। कितने में से? 1000 में से। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में सेंटेंस चेंज होगा, जरा ध्यान देना। क्वेश्चन में क्या दिया? इफ सिलेक्टेड पर्सन इज फीमेल, मतलब अभी फीमेल ही चाहिए। अभी टोटल ग्रुप है क्या? नहीं, इसके पहले टोटल ग्रुप था तो आपने 1000 लिखा था, अभी आपके लिए टोटल ग्रुप सिर्फ फीमेल का है। तो टोटल फीमेल का मतलब यहाँ पे एन ऑफ एस सिर्फ फीमेल का टोटल आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो पर्सन सिलेक्ट किया है वो फीमेल में से सिलेक्ट किया। तो टोटल फीमेल कितने मेरे पास देखो जरा क्वेश्चन में, टोटल फीमेल कितने? 400, बराबर है। अब वो 400 में से अपने को क्या सिलेक्ट करना है? इफ अ सिलेक्टेड पर्सन इज फीमेल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी प्रेफर द ब्रांड। भाई फीमेल जो ब्रांड प्रेफर करती है वो कितनी है? 200। कितने में से? 400 में से। तो ये फर्स्ट वन हो गया आपका। अब सेकेंड वन, तो प्रोबेबिलिटी फॉर बी विल बी
एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, मतलब यहां पे आएगा 200 फीमेल 400 में से। कैंसलेशन होता है, मैं कर रहा नहीं हूं बट आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्लियर है यहां तक? ये सेकेंड वन हो गया। थर्ड वन क्या है? इफ सिलेक्टेड पर्सन इज न्यूट्रल, अभी यहां पे पहले क्या था, फीमेल था तो फीमेल का टोटल, अभी सिलेक्टेड पर्सन न्यूट्रल होना चाहिए, तो न्यूट्रल पर्सन कितने आपके पास टोटल? 150। क्या बात है। तो हमने न्यूट्रल पर्सन को सिलेक्ट किया है और उसने क्या किया है, इफ द सिलेक्टेड पर्सन इज न्यूट्रल अबाउट द ब्रांड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ मेल। न्यूट्रल पर्सन है और वो उसको क्या सिलेक्ट करने के लिए बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ मेल, तो मेल न्यूट्रल पर्सन कितने? 100 है। देखो मेल न्यूट्रल पर्सन कितने हैं, तो C इज इक्वल टू एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। 100 मेल है और वो न्यूट्रल कितने में से है? 150 में से ना, तो 150 में से कैंसलेशन कर सकते हो गया क्वेश्चन, समझ में आया? तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी लेसन। इसके अंदर इतने ही सारे कॉन्सेप्ट है, जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे मैंने कवर कर दिए। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।